हॉर्मुज स्टेट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रहा हूँ। इस पर इतना जोखिम क्यों उठा रहा है ईरान, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को यहाँ ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोग देखेंगे तो हॉर्मुज जलडमरू आपको देखने को मिल जाएगी। और ये आप देखेंगे कि आप लोगों को ये इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये है इजराइल। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका के साथ कई दिनों तक चले टकराव के बाद ईरान के नेताओं के सामने शायद 3 विकल्प हैं। इनमें से किसी से भी जीत का साफ रास्ता नहीं दिखता। पहला कदम यह है कि अमेरिका की ज्यादातर मांगें मान ली जाए और जिसमें कॉमर्शियल जहाजों पर हमले रोककर हॉर्मुज स्टेट से सुरक्षित और बिना रोक टोक आवाजाही की गारंटी देना, ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच किए गए यूरेनियम के भंडार को खत्म करना या कम करना, और ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग की कड़ी जांच पड़ताल को मंजूरी देना जैसी बातें शामिल हैं। इसके बदले में ईरान अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने, प्रतिबंधों में राहत और आगे के हमलों से सुरक्षा की मांग कर सकता है। शायद यह सबसे कम खर्चीला विकल्प है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे महंगा भी है। अगर हॉर्मुज स्टेट को फिर से खोल दिया जाता है, लेकिन उसके प्रबंधन में ईरान की भूमिका को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती, तो यह ईरान के लिए उस नए दबाव वाले हथियार को छोड़ने जैसा होगा। जैसे ईरान में कई लोग अब अपनी मिसाइलों, क्षेत्रीय सहयोगियों, पॉक्सी और यहां तक कि अपने परमाणु कार्यक्रम से भी अधिक असरदार मानने लगे हैं। हॉर्मुज स्टेट क्या ईरान की नई ताकत है? पहली बार ईरान ने यह दिखाया कि उसके ऊपर किए गए किसी भी हमले की कीमत सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी तुरंत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यहां से जो आवाजाही हो रही थी ना जहाजों की, वो रुक गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय से एक ऐसे अधिकार के तौर पर पेश किया गया जिसे छोड़ने के लिए ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर हमलों के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें मान लेता है, तो यह संदेश जाएगा कि अमेरिका ने सैन्य ताकत के दम पर ईरान को झुका दिया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान से उसके मिसाइल कार्यक्रम और हिजबुल्लाह और इराकी शिया समूहों तथा यमन के हूतियों जैसे सहयोगी संगठनों से रिश्ते खत्म या सीमित करने की मांग कर सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि ईरान संघर्ष को और तेज कर दे। वह अमेरिकी ठिकानों, जहाजों और खाड़ी देशों की अहम सुविधाओं पर हमले बढ़ा सकता है ताकि तेल महंगा हो जाए और वैश्विक आर्थिक परेशानी बढ़े, और इससे ईरान को उम्मीद होगी कि अमेरिका और उसके सहयोगी समझौते के लिए तैयार हो जाए। और इसमें सबसे ज्यादा सैन्य जोखिम है। अगर किसी हमले में बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं या खाड़ी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो ईरान के पड़ोसी देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं और ईरान को एक बड़े गठबंधन का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प क्या है इसमें? तीसरा विकल्प मौजूदा अस्थिरता को बनाए रखना, शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर इतना दबाव बनाए रखना कि अपना दबदबा बना रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि अमेरिका के साथ फिर से पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। और तीसरा विकल्प मौजूदा हालात को लंबे समय तक बनाए रखने का है, और यही ईरान की अब तक की रणनीति से मेल भी खाता है। ईरान का मानना रहा है कि उसे अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने की जरूरत नहीं है। अगर वह तब तक टिके रह सकता है जब तक कि उसका दुश्मन लड़ाई जारी रखने की इच्छा खो ना दे, तो सिर्फ उसका बचा रहना उसकी जीत माना जा सकता है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में, अमेरिका के सामने ईरान टिका हुआ है, यही ईरान की जीत भी है। लेकिन दूसरी ओर आर्थिक प्रतिबंध, युद्ध से हुआ नुकसान, बढ़ती महंगाई देश के भीतर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। अगर ईरान लंबे समय तक हॉर्मुज स्टेट का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता रहेगा, तो दूसरे देश ऊर्जा और सामान बाहर भेजने के नए रास्ते खोज सकते हैं, और जिससे ईरान की ताकत उतनी ही कम हो सकती है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाफ ने इस विरोधाभास को माना। उनका तर्क है कि हॉर्मुज स्टेट का महत्व इससे गुजरने वाले जहाजों की संख्या बढ़ाने में है, ना कि उसे कम करने में। अगर यह जलमार्ग हमेशा असुरक्षित रहता है, तो दुनिया ईरान से बचकर निकलने के दूसरे रास्ते खोजने लगेगी। ईरान में कौन ले रहा है निर्णय?
तो मामले को और जटिल बनाने की वाली बात यह है कि ईरान किस आधार पर और कैसे फैसले लेता है, इसे लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के समय में चुने हुए नेताओं, धार्मिक संस्थाओं और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच के विवादों को अंत में सुप्रीम लीडर ही सुलझाते थे। महीनों के युद्ध और खामनेई के बेटे मुश्तबा की नई लीडरशिप के बाद सत्ता का वह संतुलन अब उतना साफ नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान उनके राजनयिक आर्थिक दबाव कम करने और देश में स्थिरता वापस लाने के लिए समझौते के पक्ष में हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर संसद के कट्टरपंथी नेता, ताकतवर गैर निर्वाचित संस्थाएं और रूढ़िवादी मीडिया यह मान सकते हैं कि अगर ईरान बड़े समझौते करता है तो इससे ईरान की वैचारिक नींव कमजोर होगी और उसके समर्थक उससे दूर जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल सशक्त बलों का है, खासकर रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय गठबंधन और हॉर्मुज स्टेट में रणनीति रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रभाव के केंद्र में है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि तनाव बढ़ाने और बातचीत के फैसलों में इसके कमांडरों की कितनी अहमियत है। ईरान के सामने मौजूद 3 विकल्पों का असर सरकार के अलग अलग हिस्सों पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। व्यवहारिक सोच वाले नेता शायद किसी समझौते के पक्ष में हो, कट्टरपंथी शायद डटे रहने को बेहतर समझें, जबकि कुछ सैन्य कमांडर तनाव बढ़ने को ईरान की मोल भाव करने की स्थिति को मजबूत करने वाला मान सकते हैं। और इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ईरान कौन सा रास्ता चुनता है, बल्कि यह भी कि वह फैसला लेने का अधिकार किसके पास है। ईरान के लोगों का क्या कहना है? नेताओं के लिए संघर्ष और मुश्किल हालात लंबे समय तक झेलना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए कहीं ज्यादा कठिन और दर्दनाक होता है। जून में ईरान और अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकने, हॉर्मुज स्टेट को फिर से खोलने और अगले 60 दिनों में युद्ध खत्म करने के समझौते पर पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस समझौते के 3 हफ्ते बाद हॉर्मुज स्टेट में जहाजों पर ईरानी हमलों और उसके जवाब में अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म कर दिया है। एक महिला ने बीबीसी फारसी सेवा से कहा कि जब दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ था। महिला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस समझौते से दोनों पक्षों को बाकी विवाद सुलझाने और क्षेत्र में फिर से शांति व स्थिरता लाने का समय मिलेगा, लेकिन अब उन्हें डर है कि अब युद्ध में बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान होगा। आम नागरिकों के साथ साथ सैन्यकर्मियों की भी जानें जाएंगी। ईरान की एक और महिला ने बताया कि जिस विदेशी कंपनी में वह काम कर रही थी वह बंद हो गई। डॉक्टरेट की डिग्री और 17 साल का अनुभव होने के बावजूद वह पिछले 4 महीनों से बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और बिजली और पानी की कटौती हो रही है। रात में कभी कभी गोलियों की आवाज भी सुनाई देती है और इन लोगों के अनुभव से किसी एक राजनीतिक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। विदेशी हमलों से ईरान के विरोधियों के मन में भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा पैदा हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं यह भी दिखाती हैं कि प्रतिरोध के नाम पर जनता से अनिश्चित काल तक मुश्किलें सहने के लिए कहने की भी एक सीमा होती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखें फारस की खाड़ी, अरब सागर, ये आप लोगों को यहाँ हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये ओमान है, यूएई है, ये सऊदी अरब है, ये ईरान ही है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।